दिल्ली की राजनीति जो है वो अपने आप में एक महाभारत है, और ये महाभारत पिछले 10 सालों से छिड़ी पड़ी है। मतलब कि आम आदमी पार्टी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, कांग्रेस ऐसा करती है, तो इन सब के बीच में जनता के मुद्दे दब जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना एक विजन लेके चलती है। मैं अदर पार्टियों के बारे में कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे वो सेंटर में रही, चाहे वो दिल्ली में रही, दिल्ली में तो अभी आई है। आपके जो बेटे हैं वो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, तो जब आप एक मतलब काफी गर्व की बात है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की एक मेंबर हैं और बेटा जो है देश की सेवा में है और जनता के सवाल है, तो मतलब पहला तो ये था कि 2500 रुपए सिलेंडर मुफ्त, और ऐसे जो मुख्य जो वादे हैं, यमुना की सफाई, ये सब थोड़े दबे दबे से लग रहे हैं। नारी अब कमजोर नहीं, पहचान नई बनाती है, राजनीति के मंच पर अब इतिहास खुद लिख जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जैविन सहगल और आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट विद जैविन के एपिसोड 3 में विद अलका राघव जी। अलका राघव जी जो कि लक्ष्मी नगर विधानसभा से भाजपा की काउंसलर हैं और एक भावी समाज सेविका भी हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। अलका जी, पहली बात ये कहा जाता है कि आप तो एक भावी राजनेता भी हैं और आप काफी समय से राजनीति में सक्रिय भी हैं, और काफी आप जो है भाजपा की तरफ से, आप लक्ष्मी नगर भाजपा मंडल की आप 2 बार उपाध्यक्ष रही हैं, एक बार मंत्री बनी, फिर महामंत्री बनी, और आज आप काउंसलर हैं। तो ये राजनीति का जो सफर है ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? और एक पहली बात, आप महिला हैं और राजनीति देखी जाती है कि एक मेल डोमिनेंस एक पूरा ये सोसाइटी है, पॉलिटिक्स, इसमें एंट्री कैसे हुई और आपके फैमिली का जो था क्या रिएक्शन रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मेरा जो राजनीति का कैरियर था वो बहुत पुराना मेरे परिवार से चला आ रहा है। मेरे फादर जो थे वो भी उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो हमारा पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड था पहले परिवार से। और दूसरा, जब मैं शादी करके अपनी लॉज के घर आई तो हमारे यहाँ काउंसलर थे 10 साल, मेरे जो फादर इन लॉ थे राघव जी, उनके साथ रहकर 10 साल समाज सेवा की। तो मेरा भाव भी कहीं ना कहीं, उनको मैं देखती थी कि लोग उनके पास आते थे, वो सेवा करते थे, तो लोग आके उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो वो परिवार में जब हम देखते थे तो उसी भाव के साथ हम भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े। और राजनीति में महिलाओं का आना उस टाइम में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने ससुर जी राघव जी को मैं एक नमन भी करती हूँ, क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं है। वो कहते थे कि महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तभी हमारा जो भारत है वो सशक्त हो पाएगा। तो उसी के चलते मेरा राजनीति में कभी कोई खास इंटरेस्ट रहा नहीं था, लेकिन परिवार में देखती थी और उन्होंने मुझे एक मेरा मोरल हाई किया, तो मैं राजनीति में आई और एक सेवा भावना के साथ ही आई थी। लेकिन ये तो ईश्वर का बहुत बड़ा एक वो रहा कि मैं आज काउंसलर बनके आपके बीच में बैठी हूँ। तो मैम, आप ये भी थी कि आप एक ग्रुप भी था, लेडीज का ग्रुप था, RWA में भी आप जुड़ी हुई हैं। वो लेडीज के साथ पार्क वगैरह में सब आप पूरा डटकर रहती, तो महिलाएं क्या सोचती थी उस टाइम पे कि हमारे साथ एक दबंग लेडी चल रही है? नहीं, उस टाइम शुरू से ही एक्चुअली क्या है कि मेरा जो परिवार का बैकग्राउंड रहा है वो इसी तरह का रहा, तो मेरे अंदर एक लीडरशिप शुरू से थी। मैं किसी भी उसमें गई तो मुझे ये लगता था कि मैं उसमें मास्टरी करूँ। अच्छा, मेरी एक कीर्तन मंडली थी हमारे यहाँ मोहन पार्क में, जहाँ मैं रहती हूँ। कीर्तन में भी जब मैं कीर्तन में नहीं जाती थी तो महिलाएं कहती थी, अरे अलका नहीं आएगी तो कीर्तन ही नहीं अच्छा हो पाएगा। तो मेरा एक शुरू से ही रहा है कि मैं जहां भी जाऊं तो उसमें मेरी मास्टरी होनी चाहिए। तो मैं पार्क में भी, जो मेरा RWA का ग्रुप था, उसमें भी मैं एक लीडरशिप जो थी, डेवलपमेंट जो होनी चाहिए आदमी में, वो मेरी शुरू से रही। तो इसलिए लोग मुझे इस चीज के लिए बहुत याद भी करते थे और आज भी याद करते हैं मेरे को कि तुम काउंसलर क्या बनी, तुमने तो हमारा छोड़ ही दिया। मैंने कहा नहीं भाई, RWA तो आज भी एक निगम पार्षद के लिए तो RWA ही सबसे ज्यादा मैटर, क्योंकि RWA एक निगम पार्षद का टेन्योर सक्सेस करती हैं। तो आज भी वो लोग मुझे याद करते हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल मेरी इस राजनीतिक कैरियर को सक्सेस करने में रहा। नहीं, हमने देखा भी है कि लक्ष्मी नगर जैसे हम जाते हैं तो काफी लोग जो है आपकी सराहना करते हैं और काफी आपका काम भी देखा है।
देखिए मैं एक बात बताऊं कि मैं शुरू से ही संगठन में रही। हाँ। और संगठन में मैं बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल से रही। मैंने वो सारी प्रॉब्लम, वो दिक्कतें जो एक आम पब्लिक फेस करती है, उसको फेस करके मैं इन सब चीजों से निकली। और मैंने देखा कि कैसे हम अपने काम नेताओं के पास लेके जाते थे और क्यू में खड़े रहते थे और हमारे काम नहीं होते थे। तो वो सब चीजें मैंने फेस की हैं, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं इन लोगों का दर्द समझती हूँ। लक्ष्मी नगर की जनता के साथ बहुत ज्यादा मैं टच में रहती हूँ, ग्राउंड लेवल पे रहती हूँ कि नहीं भाई मैंने वो फेस किया, आज मैं कर सकती हूँ। तो उनकी प्रॉब्लम को मैं फेस करने की कोशिश करती हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए जनता मेरे से कनेक्ट है और इसीलिए लोग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, और खासकर महिलाएं। और महिलाओं के लिए तो जब मैं काउंसलर बन के आई तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि भाई एक संगठन में एक छोटी सी महिला आज काउंसलर बन सकती है। तो एक उत्साह के साथ लोगों ने मेरे चुनाव में काम किया, महिलाओं ने, कि भाई हमारे साथ की निकली महिला हमारा दर्द समझेगी। तो आज भी वो दर्द मैं महसूस करती हूँ, उनके साथ कनेक्ट रहती हूँ, इसलिए महिलाएं मेरे साथ। हमने ये भी सुना है थोड़ा, जो हमारी टीम है, आपके जो बेटे हैं वो आर्मी में है, एयरफोर्स में है। तो जब आप एक मतलब काफी गर्व की बात है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की एक मेंबर हैं और बेटा जो है देश की सेवा में है जी। और जब आप एक साथ जब टेबल पे बैठते हैं, जब एक एयरफोर्स वाला बंदा, आर्मी वाला बंदा और एक नेता जब आमने सामने बैठते हैं टेबल पे, तो ऐसी कोई बात होती है कि भाई आज आजकल देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, जो आजकल जगह माहौल सर बड़ा मुश्किल है, ये क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक देश की सेवा कर रहा बंदा और एक सत्ता चला रहा, हाँ। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। अब वो कहता है कई बार, मेरे हम दोनों जब वो छुट्टी पे आता है तो मेरे से बोलता है और मम्मी आपकी पॉलिटिक्स कैसी चल रही है। तो मेरे लिए ना सबसे बड़ी बात हो जाती है कि क्योंकि वो देश की सेवा कर रहा है, बिल्कुल कर तो हम भी देश की ही सेवा रहे हैं, क्योंकि सत्ता हमें मिली है तो हम भी देश की ही सेवा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे रास्ते अलग है। हाँ। सेवा करने का जो हमारा चैनल है उसका अलग तरीके से और मेरा अलग तरीके से, भाव दोनों का ही सेवा करने का था शुरू से। क्योंकि मैंने बताया कि पॉलिटिक्स में जो मेरे फादर इन लॉ थे वो सेवा, उनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था, उनको कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था। वो शुरू से ही आरएसएस से जुड़े हुए। हाँ, वो शुरू से आरएसएस से जुड़े थे और मैं भी आरएसएस से जुड़ी हुई थी। मैं स्वयं सेविका थी और मेरे घर बहुत अच्छी मीटिंगें भी होती थी और हम लोग खुद इतनी ज्यादा खाना बनाना, चाय बनाना, मतलब जितने स्वयं सेवक आते थे हमने खुद, क्योंकि पापा ने वो हमें, मेरे फादर इन लॉ ने कहीं ना कहीं हमें वो संस्कार आरएसएस के हमारे अंदर भी थे। तो थोड़ा मुश्किल तो है ही, क्योंकि जनता सेवा करना और देश की सेवा करने में थोड़ा तो फर्क। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि राजनीति में कदम रखना तो फिर बनता ही था, क्योंकि फिर क्योंकि घर का एक माहौल होता है। हाँ। तो आप माहौल का देखते हुए कि नहीं, खुद की भी मन करता है कि आप लगी जाओ। नहीं, कभी कभी तो बेटे को देख के लगता है कि यार हमें भी मतलब आज हमारा बेटा जो है वो देश की सेवा कर रहा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं अगर हमें भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता तो हम भी शायद उस तरह से देश की सेवा करते। बहुत, ये तो गर्व की बात। हाँ, उस तरह से ही देश की सेवा करते हैं। आज मैं देखती हूँ बेटियां कहाँ से, मेरे बेटा बताता है कि एयरफोर्स में ही आज लड़कियां जो हैं उनके बराबर ही फ्लाइंग कर रही हैं, उनके बराबर ही ब्रह्मोस तक चला रही हैं। तो हमें लगता है कि यार अगर हमारे को भी इतना कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म मिलता तो हम भी उस तरीके से देश की सेवा करते। लेकिन ये तो चलिए परमात्मा का वो है, परमात्मा ने सेवा करानी थी, वो किसी भी माध्यम से करा दी। जब ये है कि जब आप पहली बार काउंसलर बन गए 2022 में, और पूर्व अब बीजेपी के जो काउंसलर थे और आम आदमी पार्टी जो थी आपके कंपटीटर में थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का क्रेज उस टाइम पे बहुत था 2022 में, आप आम आदमी पार्टी को अगर 11,000 वोटों से आप वोट पड़े आपको और आप जीती, तो कैसा घर में माहौल रहा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब क्या फीलिंग थी वो? सर वो ऐतिहासिक पल था। दंश और मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि मैं जीत के आ रही हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या था कि आपने देखा कि पीछे कोरोना काल आया। हाँ। एक ऐसा पैनिक वो समय था, मैंने अपना पूरा घर बार उस कोरोना काल में छोड़ दिया था। हाँ। जनता सेवा के लिए। उस टाइम मैं
अपने मंडल में, पार्टी में हमारी एक जनरल बॉडी होती है, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी थी। और हमें एक स्कूलों में क्या खाना बढ़ता था जो माइग्रेंट जा रहे थे उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये मजदूर थे, रोज कमाना रोज खाना, तो कोरोना काल में सब कुछ बंद था, तो सबको नीड थी उसकी। तो मुझे 4 स्कूल दिए गए थे, तो मैं चारों स्कूलों में सुबह खाना बांटना, एक एक स्कूल में जाना, खाना बांटना, दवाइयां प्रोवाइड कराना, खाना बनाना जहां बनता था। उसके बाद जब ये कोरोना का इंजेक्शन आया तो मैं एसएमसी मेंबर थी स्कूल की, विधायक जी ने मुझे एसएमसी मेंबर बना रखा था स्कूल में, तो उसी स्कूल में ही कोरोना का इंजेक्शन का सेंटर बना, तो उसकी मैं प्रमुख बनी। तो जितने लक्ष्मी नगर में इंजेक्शन लगे सब मेरे थ्रू लगे। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट थी, तो डन मेरे को एकदम श्योर था कि मैं जीत के आऊंगी। और ऐतिहासिक पल इसलिए भी रहा क्योंकि सामने वाले जो लोग थे, एक दिन पहले जश्न मन गया था, रात को ही रिजल्ट अगले दिन था, रात को ही जश्न मन गया था विपक्ष पार्टी का कि मतलब वो जीत गई है और अलका हार गई है। तो हमारे को कहीं ना कहीं, देखो हम इलेक्शन लड़े थे, हमारी बात आदमी की एक इशू की होती है, अपनी इज्जत की होती है कि आदमी इतना काम करने के बाद भी हार जाता है। लेकिन मेरे अंदर एक जरूर मंशा रही कि मैं 11,000 वोटों से जीती, जबकि मुझे उम्मीद थी कि 15,000 वोटों को क्रॉस करूंगी, क्योंकि मैंने जीरो ग्राउंड लेवल पर काम किया था और जनता के मन को जीता था। दिल्ली की जो राजनीति है, दिल्ली की राजनीति जो है वो अपने आप में एक महाभारत है, और ये महाभारत पिछले 10 सालों से छिड़ी पड़ी है। मतलब कि आम आदमी पार्टी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, कांग्रेस ऐसा करती है, तो इन सब के बीच में जनता के मुद्दे दब जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना एक विजन लेके चलती है। मैं अदर पार्टियों के बारे में कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे वो सेंटर में रही, चाहे वो दिल्ली में रही, दिल्ली में तो अभी आई है, या नगर निगम में रही। देखो, नगर निगम में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास फंड की कहीं ना कहीं वो थी, तो हमने फिर भी नगर निगम 15 साल बहुत अच्छे तरीके से चलाया। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विजन लेके चलती है, तो मैं ये कहूंगी कि जो हम मैनिफेस्टो में लिख के लाते हैं उसको हम डमशोट पूरा करते हैं। विपक्ष का क्या है, लोग तो कुछ कहेंगे ना, विपक्ष का काम ही कहना खींचना, तो खींचते ही रहेंगे। महाभारत कुछ नहीं है। अगर सही सरकार जनता चुनकर लाई, जैसे अब चुनकर लाई है ना, तो उनके सारे मुद्दे सुने भी जाएंगे और उन पर कहीं ना कहीं उन पर हम लोग संज्ञान भी ले रहे हैं। और क्योंकि हम खुद एक ग्राउंड लेवल से आए हैं, तो हमें पता है कि जनता किन मुद्दों से जूझती है और किस पर हमें काम करना चाहिए। हम पूरी तरीके से, हम नगर निगम में रह के, मैं खुद नगर निगम में रह के एक हम मुद्दा सुनते भी हैं लोगों का, भारतीय जनता पार्टी सुनती भी है और उस पर एप्लीकेबल भी है। क्या कहते हैं, दिल्ली में जो है भाजपा जो है 27 साल बाद आई है और काफी लंबा टेन्योर था, क्योंकि क्या कहते हैं जब 1995 में उसके बाद डिसॉल्व हो गई थी पार्टी, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया था। 2004 में जब शीला दीक्षित की सरकार आई, 10 साल वो रही, फिर 10 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार रही, फिर आम आदमी पार्टी आई, और इन 10 सालों में, मतलब 10 सालों में देखा है कि दिल्ली का उतार चढ़ाव देखा है हमने। और जब बीजेपी 27 साल बाद आई है, और मतलब देखा जाता है कि इस टाइम पे जो है सिर्फ जनता से सवाल जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और जनता के सवाल है। तो मतलब पहला तो ये था कि 2500 रुपये सिलेंडर मुफ्त, और ऐसे जो मुख्य जो वादे हैं, यमुना की सफाई, ये सब थोड़े दबे दबे से लग रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि आपने कहा कि 27 साल क्यों लगे दिल्ली में। पहले तो मैं इस चीज का जवाब दूं। देखिए, नगर निगम में भी हम थे और लोकसभा में भी हम रहे, तो दिल्ली में तो कहीं ना कहीं हम थे ही। हाँ, बीच की कड़ी कुछ थी, क्योंकि आपने भी देखा कि दिल्ली जो है ना, इसे मिनी भारत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर स्टेट का आदमी आता है। यहाँ पर जो दिल्ली का अपना मूलभूत जो निवासी है ना, वो बहुत कम है, तो उनको दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, दिल्ली का विकास हो रहा है नहीं हो रहा, उनको आना है, स्टूडेंट आप पढ़ता है, अपना करियर सेट करता है, जाता है। ऐसे ही लोग आपने देखा बिहार से आते हैं, यहाँ से हर स्टेट से आते हैं, उनका सिर्फ अर्निंग सोर्स के लिए वो दिल्ली में आते हैं, उनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। तो जब वो दिल्ली का इलेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं फ्री शिप पे भी आकर लोगों को लगता है कि चलो ठीक है कि यार कोई सरकार अगर फ्री दे रही है तो मेरे पैसे बच रहे हैं, मुझे दिल्ली से कोई लेना नहीं। तो क्योंकि दिल्ली में क्या हर स्टेट का आदमी है, दिल्ली के अपने मूलभूत निवासी बहुत ज्यादा नहीं है जो सिर्फ मुद्दों के ऊपर या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने विकास के ऊपर लड़े। लेकिन दिल्ली में हम कहीं ना कहीं थे, क्योंकि लोकसभा हमेशा ही हम जीते हैं, नगर निगम हमने इतना टाइम से चलाया,
लोगों को देरी से समझ आई, लेकिन लोगों को लगा कि ये 27 साल में दिल्ली कहीं ना कहीं 15 साल पीछे गई है। और खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार में आपने देखा कि 10 साल के शासन में इन्होंने हर डिपार्टमेंट घाटे में था। दिल्ली पूरी तरह से डूब चुकी है, दिल्ली 15 साल पीछे जा चुकी है। चाहे वो शिक्षा मॉडल देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य मॉडल देखिए, चाहे आप लिक्वर पॉलिसी पर देखिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आया और लोगों ने इस बार इनको दिखाया। और 27 साल में लोगों ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार पार्टी है जो कि मुद्दों जो कहती है वो करती है। आपने देखा कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, वो अपने हाथ जो गारंटी देते हैं वो किया। और रही 2500 वाली बात, वो मैं आपसे कहूंगी कि देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं ना उनको लेकर चलती है कि कहीं ना कहीं हमारा देश जो है अभी भी कहीं ना कहीं विकासशील तो है ही, अभी पूरी तरह से विकसित हम 100% तो नहीं, हम कहीं ना कहीं हम इस चीज में हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर आ गए हम। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई लोग जो ना जी हमको सबसे पहले उस आदमी को देखना है जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़ा है। अगर आप वहां से स्टार्ट करोगे तभी तो आप आगे तक आ पाएंगे ना। भाई जिस महिला को जरूरत नहीं है तो उस महिला को पहले हम उस महिला को देंगे जो सबसे गरीब है। हाँ। तो यही हमने शुरू किया। 2500 वाला जो है रेखा जब दिल्ली में हमारी सरकार रेखा गुप्ता जी की बन के आई तो हमने अब एक फेज पे स्टार्ट किया कि हम उनको 2500 रुपए देंगे जिनके पास धीरे धीरे। देखिए 7 महीने की सरकार, आप सोचो 27 साल में दिल्ली में सिर्फ दिल्ली को लूटा ही लूटा सरकारों ने आकर। 65 आपने देखा ना कांग्रेस ने कैसे लूटा। तो वो चीजें अपग्रेड होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। अभी 7 महीने हुए हैं। जमुना पे हमने वादा किया था पूर्वांचली बहन भाइयों से कि इस बार छठ का जो पर्व है हम जमुना जी पे आपके लिए देंगे, तो हमने वो कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक होंगी क्योंकि अभी 7 महीने बीते हैं। 7 महीने के हिसाब से हम भी लोगों को देखते हैं, हम रोड पे उतरते हैं, पब्लिक के व्यूज देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चलिए मतलब अपनी कोशिश जारी रखी और पूर्वांचलियों के बीच में जो ये छठ का पर्व जो जमुना में हमने मनाया वो अपने आप में एक उदाहरण, एक ऐतिहासिक है। वासुदेव घाट जो बना था सब लोगों ने देखा और मतलब उसके बारे में पूछा जाएगा, मोदी जी ने वो कैंसिल भी किया। हाँ नहीं तो मतलब ये थोड़ा संवेदनशील है ये थोड़ा मुद्दा। नहीं देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और उनकी व्यस्तता बहुत रहती है और ये हमारी टॉप लीडरशिप देखिए तय करती है क्योंकि हमने सिर्फ वादा किया था कि भाई पूर्वांचली भाई बहन हमारे जमुना के ऊपर छठ मनाएंगे जो कि उनका महापर्व है, जो कि जमुना में ही मनना चाहिए इतने साल से। सामने वाले विपक्ष के लोग या कोई और वो तो सवाल करने लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 11 साल ये महापर्व को जमुना में मनाने के लिए हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को रोका। बात रही मोदी जी की, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, व्यस्तता रहती है, ऊपर कोई ना कोई ऐसा काम रहा होगा तो इसके ऊपर टिप्पणी मैं तो नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि देखिए लोगों का काम है कहना और वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे जी। और सौरभ भारद्वाज ने भी काफी ये मुद्दा उठाया कि यमुना का पानी साफ नहीं है और ये है कि वो जो है जैसे हम कर रहे थे। नहीं, वो उठा सकते हैं मुद्दा, वो उनको ये सवाल करना चाहिए। क्या उन्होंने अपने गिरवान में झांक कर देखा कि 11 साल आपने सरकार चलाई तो आप कितनी जमुना को साफ कर पाए? वो तो उनको सवाल करना ही नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हैं सवाल? हमने जमुना साफ की, हमने पूर्वांचलियों की छठ वहां मनाई। आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए ना। आप ये मत कहिए ना कि जमुना साफ ही नहीं थी। साफ नहीं होती तो इतने लाखों में दिल्ली में आप देखो 1500 घाट बने थे, तो 1500 घाटों में आप सोचो अगर एवरेज 1000 लोग भी गए तो 15,000 लोग वहां पहुंचे थे, तो क्या उन्हें जमुना साफ नहीं लगी थी? जमुना साफ थी, इसीलिए उनका इतना महापर्व। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा अपनी मैनिफेस्टो में अपने इलेक्शन में हमें दिया था वो उन्होंने पूरा किया। तो इनका सवाल करना बनता ही नहीं है। तो अभी बीच में बात चल रही थी कि 1 नवंबर को जो है दिल्ली का फाउंडेशन डे था और फाउंडेशन डे पे जो है मतलब जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं विजय गोयल ने कहा था कि दिल्ली का नाम बदलना चाहिए। मैंने रेखा गुप्ता जी को पत्र लिखा कि दिल्ली का नाम बदल के हमको जो है दिल्ली करना या इंद्रप्रस्थ करना है। तो मतलब कि दिल्ली का नाम सही में बदलना चाहिए, बदलना सही रहेगा दिल्ली का नाम, क्योंकि इतने सालों से चलता आ रहा है, कम से कम 1000 साल से नाम दिल्ली है। तो दिल्ली नाम बदलने के पीछे की क्या मिस्ट्री है? नहीं देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सनातन को लेके चलती है, तो
ये ऊपर के लोग ही, हमारी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा या दिल्ली सरकार ही तय करेगी कि इसमें क्या इन लोगों का अपना अंदर कंसर्न है, दिल्ली का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जो ये मुद्दा हमारी, इसके लिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं। जब दिल्ली में सरकार बनी भाजपा की तो दिल्ली सरकार ने, रेखा सरकार ने तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखा था। तो अब आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? हमारी लक्ष्मी नगर की, आप लक्ष्मी नगर की काउंसलर हैं, तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है, पूरा आपका पूरा का पूरा जो टेन्योर क्या रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से ना नेता को खुद अपना रिपोर्ट कार्ड देना ही नहीं चाहिए। अच्छा। रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए जनता को। हाँ। अगर हमने काम किया है तो जनता खुलकर बोलती है कि भाई ऐसे। अब मैं कभी रोड पे निकलती हूँ, हाँ। क्योंकि नगर निगम में हमारी सरकार थी लेकिन दिल्ली में नहीं थी, तो फंड का कहीं ना कहीं हमें अभाव था, तो गलियां नलियां बहुत टूटी हुई थी। लोग चारों तरफ जो था वो लक्ष्मी नगर में कहीं ना कहीं लोग त्रस्त थे। जब मैं भी कैंपेन के दौरान निकली तो लोग मेरे से कहते थे, मैडम लोग नेता आते हैं, जीत कर बैठ जाते हैं, हाँ। फिर कुछ करते नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि 2 साल के अंदर आपकी सारी गलियां नालियां, आज की डेट में लक्ष्मी नगर में 80% सारा काम हुआ है। नालियां गलियां पूरी बन गई हैं, पार्क बन गए हैं, सफाई तो डेली जो होती है। तो रिपोर्ट कार्ड मैं नहीं रखूंगी। आने वाले चुनाव में 2027 में जब नगर निगम के चुनाव दोबारा होंगे तो जनता मेरी खुद रिपोर्ट कार्ड बन के खड़ी होगी। हम चाहे एनक्रोचमेंट हो चाहे कुछ भी हो, जो भी काम है उसको हम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, सबके साथ न्यूट्रल होके करते हैं। कोई पक्षपात नहीं है, किसी जनता के साथ कोई पक्षपात हम नहीं करते हैं। तो जनता खुद अपना हमारा रिपोर्ट कार्ड देगी, हम अपना रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं देंगे। तो अलका जी, आपसे बात करके और इस पॉडकास्ट पे साथ आपके साथ पूरा का पूरा शो करने में बहुत ही हमको बहुत मतलब एक गर्व महसूस हुआ और बहुत ही आपके साथ क्या कहते हैं मजा भी आया आपके साथ बात करने में। तो जैसा कि आपने देखा कि एक भावी नेता, मतलब एक महिला नेता होने के साथ साथ इस मेल डोमिनेंस पॉलिटिकल सोसाइटी में एक नारी अपने आप को वो कैसे मजबूत रखती है और कैसे अपने कदम रखती है, जैसे कि सुषमा स्वराज जी, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, बांसुरी स्वराज जी, और हमारी भारत की पहली लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और प्रतिभा पाटिल जी जो हमारी देश की राष्ट्रपति रह चुकी है। मतलब इन महिलाओं ने जो है मतलब अपना पूरा जो है अस्तित्व जो है पॉलिटिक्स के अंदर दिखाया है कि नहीं, सिर्फ पुरुष सोसाइटी ही नहीं, जो फीमेल्स है वो भी पॉलिटिक्स को आगे ले जाना जानती हैं और वो इतिहास लिखना जानती है। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में साथ जुड़ने के लिए। मैं जयविंद सहगल, आपका दोस्त और आपका साथी, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट विद जयविंद के एपिसोड 3 में मिलता है आपसे एक अगले एपिसोड।